नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको फिल्म ओपेनहाइमर की जानकारी दूंगा। यह एक प्रसिद्ध सिनेमा है जिसमें क्रिस्टोफर नोलन ने अपने नियमन के तकनीकी प्रयोग के साथ काला सफेद धारण किया है। यह आईमैक्स रील पर देखने योग्य है। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि कृपया सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यह फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है। ओपेनहाइमर ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए एटम बम बनाया, जिसका प्रयोग जापान के खिलाफ किया गया। यह फिल्म क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित की गई है और इसे विश्व भर में बहुत प्रशंसा मिली है। ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में बहुत दम था। 18 साल की उम्र में ओपेनहाइमर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तहत पढ़ाई के तौर पर इंग्लैंड जाकर उच्चतर अध्ययन शुरू किया। वहां उन्होंने केवेंडिश लैब में काम किया, लेकिन उन्हें पैट्रिक ब्लैकेट नामक प्रोफेसर से बहुत नफरत थी। एक दिन उन्होंने पैट्रिक ब्लैकेट की मेज पर जहरीली सेब रख दी, लेकिन तभी नील्स बोर वहां पहुंचे, जो उस सेब को खाने के लिए आए थे, और तब ओपेनहाइमर ने उन्हें रोक दिया। इससे पैट्रिक ब्लैकेट को पता चल गया और ओपेनहाइमर के माता पिता को बुलाया गया। उन्होंने कई गुजारिशें की, पर फिर भी पैट्रिक ब्लैकेट प्रोफेसर के बेटे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज करने की जानकारी मिली। लेकिन ओपेनहाइमर को प्रक्षेपण पर रखा गया और एक मनोचिकित्सक के पास भेजा गया। वे डिप्रेशन से पीड़ित हो गए। कैम्ब्रिज से उच्चतर अध्ययन पूरा करने के बाद ओपेनहाइमर जर्मनी के गॉटिंगन विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट करने चले गए। उस समय वहां लगभग सभी के लिए प्रसिद्ध था। वहां ओपेनहाइमर ने मैक्स बोर्न के मार्गदर्शन में अपने डॉक्टरेट परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए और 12 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। जर्मनी में डॉक्टरेट पूरा करने के बाद ओपेनहाइमर अमेरिका लौट आए। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले में प्रोफेसर बने और क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन कराने लगे। वहां उन्हें जीन टैटलॉक नामक एक मनोविज्ञान की छात्रा से मुलाकात हुई और दो के बीच एक प्यार की कहानी शुरू हुई। लेकिन जीन भी डिप्रेशन से पीड़ित थी और उनका बायसेक्सुअलपन था। इस कारण उनका कभी कभी ब्रेकअप हो जाता था और कभी कभी उनकी दूसरी करीबी हो जाती थी। इसके साथ ही जीन टैटलॉक कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्षधर थी और उनके काफी सारे कम्युनिस्ट मित्र थे। उनकी वजह से ओपेनहाइमर की भी उन लोगों से दोस्ती हो गई थी। आगे बढ़ते हुए ओपेनहाइमर और जीन का ब्रेकअप हो गया। उस समय सद्यस्थ विश्व युद्ध 1939 to 1945 हो चुका था। वर्ष 1941 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एटम बम बनाने की योजना की अनुमति दी, क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर में हमला करके कई अमेरिकी सैनिकों की मौत कर दी थी। एटम बम के प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया और इसका नियंत्रण जनरल लेस्ली ग्रोव्स को सौंपा गया। लेस्ली ग्रोव्स ने ओपेनहाइमर के लेक्चर्स सुने थे और उनके काम से प्रभावित हुए थे। उन्होंने ओपेनहाइमर से मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने की अनुरोध किया। ओपेनहाइमर ने प्रोजेक्ट में शामिल हो लिया और फिर वे एक अद्भुत वैज्ञानिक टीम की गठन की। एटम बम बनाने के लिए एक विशेष प्रयोगशाला बनाई गई थी, जो न्यू मैक्सिको लॉस अल्मोस में स्थित थी। इस दौरान 1945 में जर्मनी आत्मसमर्पण कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब एटम बम बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया और एटम बम बना दिया गया। एक दिन जोरनाडा नामक एक मरुस्थल में एटम बम का परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। तब तक अमेरिका में हैरी एस ट्रूमैन नए राष्ट्रपति थे। उनके आदेश पर 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए। जापान को भारी नुकसान हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही विश्व युद्ध खत्म हो गया। ओपेनहाइमर पूरे अमेरिका में एक प्रमुख बन गए और उन्हें परमाणु बम के पिता कहा जाता था। लेकिन जब ओपेनहाइमर ने परमाणु बम द्वारा होने वाले नुकसान को देखा तो उन्हें बहुत पचासी हुई। उन्हें लगा कि इन हत्यारों के जिम्मेदार वे ही हैं। वे हैरी एस ट्रूमैन से मिलने गए और इस बारे में बात की, लेकिन हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें आंतरिक रूप से कमजोर कहा और उन्हें शांत करने के लिए इसकी जिम्मेदारी खुद ली। इसके बावजूद ओपेनहाइमर इस तबाही के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानते रहे, क्योंकि उन्होंने ही परमाणु बम बनाया था। इसके बाद ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों के खिलाफ हो गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दूसरी संकटित स्थिति आई। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर
1945 to 1991 शुरू हुई। पूरी दुनिया दो धाराओं में बट गई। अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए हाइड्रोजन बम बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए एडवर्ड टेलर को नियुक्त किया गया, लेकिन ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। इसके कारण कुछ लोग उनसे नाराज हो गए। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ओपेनहाइमर एक कम्युनिस्ट हैं, क्योंकि उनकी पहली प्रेमिका जीन भी कम्युनिस्ट थी, और क्योंकि सोवियत भी कम्युनिस्ट थे, शायद इसलिए ओपेनहाइमर बम बनाने के विरोध में थे। उस समय ल्यूइस स्ट्रॉस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के वरिष्ठ सदस्य थे। वह ओपेनहाइमर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन की आलोचना की थी। ल्यूइस स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर के कम्युनिस्ट रिश्ते का इस्तेमाल करने की सोची और उसके खिलाफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मामला दायर कर दिया। इस सुनवाई के दौरान माना गया कि वास्तव में आपके कम्युनिस्ट रिश्ते हैं। इसके बाद ओपेनहाइमर का सुरक्षा क्लियरेंस हटा दिया गया, जिससे उनकी सरकारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गईं। जब यह सब मीडिया में आया तो ओपेनहाइमर पर बदनामी आई, लेकिन समाज दो धाराओं में विभाजित हो गया। आधे लोग ओपेनहाइमर के समर्थन में थे और वे ल्यूइस स्ट्रॉस की भी आपत्तिजनकता करते थे। ओपेनहाइमर को अपना भौतिकी का काम जारी रखना पड़ा। वे रिसर्च पेपर प्रकाशित करते रहे और लेक्चर देते रहे। आगे बढ़ते हुए 1963 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कुछ लोगों ने ओपेनहाइमर मामले को दोबारा जांचने का आदेश दिया। तब डेविड हिल नामक तकनीशियन ने बताया कि स्ट्रॉस ने ओपेनहाइमर के खिलाफ साजिश रची थी और ओपेनहाइमर ने आइंस्टीन से नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों के जोखिमों के बारे में बात की थी। इसके बाद स्ट्राउस अपने सभी पदों से हटा दिए गए और यूएस सरकार ने पूर्व में हुई कार्रवाई को निरस्त कर दिया। साल 1963 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ओपेनहाइमर को एनरिको फेर्मी पुरस्कार से सम्मानित किया, जिससे उन्हें खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त हुआ। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा।